नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल गुरु और मैं एडवोकेट राम सुरमण यादव। कानून से संबंधित जानकारी के बारे में मैं ये चैनल बनाया मैंने और कानून से संबंधित जानकारी मैं देता हूँ। देशव्यापी जो समस्याएं हैं उनके बारे में कभी कभी कोई लेक्चर डाल दी जाती है जो मुझे जानकारी होती है, और यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कानून से संबंधित जानकारी और भारत में रहते हुए हर आदमी को, हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या कानून है उस देश का जहां वो निवास करता है। हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है उस कानून के बारे में जानना जहां वो रहता है। तो हम बात करें इस समय धारा 10 के बारे में। धारा 10 क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में लेक्चर है ये, और धारा 10 क्या कहती है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने ढेर सारी और 2 वीडियो इससे पहले बनाई है, तो उसकी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल देख लीजिएगा। धारा 10 कहती है कि षड्यंत्रकारियों के द्वारा कोई व्यक्ति षड्यंत्रकारी हैं, कोई एक से अधिक व्यक्ति ने मिलकर षड्यंत्र रचा है और कोई अपराध किया है, तो उसको न्यायालय में कैसे साबित करेंगे या कैसे ना साबित करेंगे, इसके बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 10 कहती है। उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर, और ट्विटर के अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए या अपने किसी पर्सनल जानकारी के लिए कमेंट करें, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर जानकारी बड़ी हुई तो लिखने के अलावा मैं आपकी वीडियो एक बनाकर उसके बारे में, समस्या के समाधान के बारे में निश्चित रूप से बताऊंगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 10। षड्यंत्रकारियों द्वारा कोई षड्यंत्र बनाया गया कि इस अपराध को इस हिसाब से करना है, और उस हिसाब से न करते हुए षड्यंत्रकारियों द्वारा यदि वह अपराध कर लिया जाता है, फिर भी उसके लिए न्यायालय षड्यंत्रकारियों को दंडित करती है। भले ही वो प्लान के अनुसार षड्यंत्र ना हुआ हो, दूसरे हिसाब से हुआ हो, लेकिन फिर भी न्यायालय यह मानती है, षड्यंत्र का दोषी उनको मानती है, और ऐसे साक्ष्यों को न्यायालय धारा 10 के अंतर्गत एक्सेप्ट करती है। जो षड्यंत्रकारियों द्वारा षड्यंत्र बनाया तो गया था, परंतु उस पर नहीं चला गया। षड्यंत्र जिस हिसाब से प्लान किया गया था, प्लान के हिसाब से नहीं किया, पर अपराध को उन्होंने पूर्ण कर लिया, तो न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को एक्सेप्ट करती है। घटना में सम्मिलित होने वाले या घटना को करने वाला कोई व्यक्ति षड्यंत्रकारियों में से ही जो अलग हो गया है अब, या पहले अलग था, षड्यंत्र बनाने से पहले अलग रहता था वो और लोगों से, या षड्यंत्र घटना कारित होने के बाद वो अलग रह रहा है उन लोगों से, तब भी उसके द्वारा कही गई, लिखी गई या की गई बात धारा 10 के अंतर्गत न्यायालय एक्सेप्ट करेगा और साक्ष्य के रूप में न्यायालय ग्रहण करेगा। उदाहरण के से हम समझें अगर, तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। मान लीजिए का के द्वारा कोई अपराध किया जाता है। का के द्वारा मानते हैं कि कोई अपराध नहीं, अपराध को ही ले लेते हैं। मान लीजिए का के द्वारा, का, खा, गा के द्वारा ये प्लान बनाया गया कि एक पुल को हम उड़ाते हैं बम से, किसी पुल को बम के द्वारा हम उड़ाते हैं। का, खा, गा 3 व्यक्तियों द्वारा ये प्लान बनाया जाता है कि बम से पुल को उड़ाया जाए। बम लाते हैं, गा से जो है बम खरीदते हैं का, खा, और बम को ला के पुल में बांध देते हैं एकदम प्लान के अनुसार, और बम विस्फोट होता है, पर पुल नहीं उड़ता है, पुल उड़ता नहीं है। अपराध करने की नीयत क्या थी का, खा, गा की? पुल को उड़ाना। का कार्य, खा का कार्य और गा का कार्य उन्होंने षड्यंत्र रचा। गा का स्पेसिफिक कार्य के बारे में अगर बात करें तो उसने बम का और खा को उपलब्ध करवाया। का खड़ा होकर ये इधर उधर देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है, और खा के द्वारा बम बांधा गया पुल पे, और प्लान के अनुसार बम दगा, पर पुल नहीं उड़ा। यहाँ तीनों के अलग अलग कार्य हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताई कि तीनों के कार्यों को कैसे न्यायालय स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट करेगी।
यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो कैसे न्यायालय इन तीनों के कार्य, तीनों का एक ही है, अपराध एक ही है, पुल को उड़ाना, पर ये तीनों के कार्य अलग हैं। तो तीनों को कार्यों को कैसे प्रूव किया जाएगा, कैसे न्यायालय इनके साक्ष्यों को एक्सेप्ट करेगी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताई। अब हम बात कर रहे हैं कि पुल नहीं उड़ा। अब पुल नहीं उड़ा, फिर भी विभाग द्वारा FIR दर्ज करवाई गई और विवेचक महोदय द्वारा जो है विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश हुआ और विवेचना की जाने लगी। इसी बीच घा के द्वारा विवेचक महोदय से मिला गया, घा जो कि षड्यंत्र में नहीं था, घा के द्वारा विवेचक महोदय द्वारा मिला गया और विवेचक महोदय को पैसे दिए जाने लगे इस बात के लिए कि उस अपराध में से का, खा या गा किसी एक का नाम निकाल दे, या हम इस तरह समझते हैं कि वो खा का नाम या का नाम, का समझते हैं कि हाँ वो का नाम उस विवेचना में से निकाल दे। विवेचक को पूरा अधिकार होता है विवेचना में कि वो जांच करता है कि अपराध किसने किया और किसने क्या अपराध किया। वो अक्सर जो है विवेचक, ये बात सामने आती है कि विवेचक धन के लोभ में लोगों का नाम मुकदमे से निकाल देते हैं या ऐड कर देते हैं। तो ये बातें अक्सर प्रकाश में आती हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे इसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तो विवेचक से मिला गया घा के द्वारा और ये कहा गया कि का नाम वो निकाल दे, का नाम प्रकाश में न लाए, और उसके लिए उसने एक निश्चित धन उपलब्ध कराया विवेचक को। अब अगर विवेचक उस धन को ले लेता है तो का नाम वो निकाल देगा, बाकी और लोगों के खिलाफ चार्जशीट भेज देगा। पर यहाँ विवेचक ने इसको समझने के लिए ये कहना होगा कि विवेचक ने उस धन को ग्रहण नहीं किया और विवेचक ने इस बात को अपनी चार्जशीट में का को मुलजिम बनाया उसने आरोप पत्र में, और अपने केस डायरी में इस बात का उल्लेख किया कि घा के द्वारा का को बचाने के लिए पैसा उसे दिया जा रहा था। अब यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि का के द्वारा ही अपराध वो किया गया है। भले ही इससे पहले विवेचक के पास कोई सबूत नहीं था कि का ही इधर उधर खड़े होकर देख रहा था कि कोई आ जा तो नहीं रहा है और उसने षड्यंत्र रचा। ये भले ही विवेचक के पास ये साक्ष्य ना रहा हो, लेकिन जब ऐसी घटना घट गई कि घा के द्वारा विवेचक को ये कहा गया कि का नाम निकाल दे, तो निश्चित रूप से उससे यह सिद्ध हो गया कि का इस षड्यंत्र में शामिल था। और यदि विवेचक के द्वारा इस बात का वर्णन किया गया तो निश्चित रूप से साक्ष्य के रूप में न्यायालय इस बात को एक्सेप्ट करेगी। कथन करने वाले व्यक्ति या दूसरे के विरुद्ध सुसंगत दोनों तत्व ही न्यायालय एक्सेप्ट करती है। वो व्यक्ति जिसके द्वारा कथन किया जा रहा है कि उसने अपराध किया है, और जो अगले को बता रहा है कि अगला व्यक्ति भी उसके साथ शामिल था, ये दोनों बातें सुसंगत बातें हैं और ये बातें न्यायालय इन दोनों बातों को एक्सेप्ट करता है, साक्ष्य के रूप में ग्रहण करता है। एक चीज हम जानेंगे और ये हमें जानना भी चाहिए कि किसी के ऊपर आरोप लगा देना ही काफ़ी नहीं है, किसी के ऊपर कोई आरोप लग जाए यही काफ़ी नहीं है। उसको सजा होने के लिए उसको साबित किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको न्यायालय में साबित किया जाना। तो साबित करने का भार हमेशा वादी के ऊपर, वादी तो ये कहकर निकल जाता है कि उसके प्रति अपराध हुआ है, पर मुलजिम के ऊपर हमेशा ये भार रहता है कि वो सिद्ध करे कि उसने ये अपराध नहीं किया। तो किसी के ऊपर अपराध का आरोप लगा देना तो सरल है, पर उसको न्यायालय में साबित कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। एविडेंस एक्ट इसी बात को की पूरी व्यवस्था करती है कि किस प्रकार के साक्ष्यों को कलेक्ट करके और उसको साबित किया जाएगा कि वह अपराधी है कि नहीं है। इसी धारा से संबंधित हम बात करेंगे परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बारे में। पिछली कई वीडियो में मैंने परिस्थिति जन्य के साक्ष्य के बारे में बात की है, मुझे बहुत विस्तार से इसलिए बताने की जरूरत नहीं कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य है क्या, फिर भी हल्के से मैं टिप देता हूँ।
परिस्थिति जन्य साक्ष्य वे साक्ष्य हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। किसी घटना का कोई चश्मदीद गवाह न होने के कारण परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर वो घटना आधारित हो जाती है और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में ट्रायल चलता है। तो यदि परिस्थितियां पूर्णतः स्थापित हैं, घटनाएं स्वयं बोलती हैं, ये एविडेंस का ही फैक्ट है। ये जहाँ घटना हुई रहती है वो घटना स्थल स्वयं बताता है कि घटना यहाँ हुई है। उसी तरह परिस्थितियां स्वयं बताती हैं कि घटना हुई है कि नहीं। तो जहाँ मेन कोई आदमी, किसी चश्मदीद गवाह नहीं है, किसी आदमी ने घटना को नहीं देखा है होते हुए, वहाँ परिस्थितियां जहाँ पूर्णतः जो है, यदि परिस्थितियां पूर्णतः स्थापित हैं और यह बताती हैं कि अपराध हुआ है, तो दोष सिद्ध प्रदान किया जाना न्यायोचित माना जाता है। जब हम घटनास्थल पर जाते हैं, देखते हैं किसी को चोट लगी होती है, ब्लीडिंग होती है, तो खून मिट्टी गिरी होती है, वो भागा रहता है तो भागने के निशान होते हैं, घसीटा रहता है तो घसीटने के निशान होते हैं। बॉडी पे अगर लाठी से या किसी चीज़ से वार किया जाता है तो मेडिकल में जो है वो आता है कि किस चीज़ से वार किया गया है, कितने बजे की घटना है। इसके लिए घटना में मेडिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जिसको चोटें आई हैं उसकी या मृत्यु हो गई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो इस तरह परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर यदि पूरी तरह से परिस्थिति जन्य पूर्णतया स्थापित है, परिस्थिति जन्य पूर्णतया स्थापित है और अपराध हुआ है, तो उस अपराध में दोष सिद्ध दिया जा सकता है, न्यायालय सजा दे सकेगी, भले ही उसके लिए चश्मदीद गवाह न हो। इसी टॉपिक के साथ धारा 10 समाप्त होती है और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे धारा 11 के बारे में। धारा 11 क्या कहती है, अगर हम उसे जानना चाहें तो हम जान लें। वे तत्व जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है? कुछ ऐसे तत्व हैं जो हर समय सुसंगत नहीं रहते हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि वे सुसंगत तत्व हो जाते हैं और न्यायालय उसे साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। इसको हम धारा 11 में जानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अगली लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिजिकल डिस्टेंस का मेंटेन करिए, लोगों से दूरी बनाकर रखिए, प्रेम मत कम करिए, दूरी बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत।